तो नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं सिया कसाना एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का डिफ्यूजन नर्सिंग क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो दोस्तों, प्रीवियस क्लास में हमने एक मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग सब्जेक्ट से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट किया था, ऑन्कोलॉजी। प्रीवियस क्लास में हम ऑन्कोलॉजी के इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, उसकी क्लासिफिकेशन, टीएनएम क्लासिफिकेशन और फर्दर कई टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं। अगर आपने पहली क्लास अटेंड नहीं करी है तो ऑन्कोलॉजी के आप फर्स्ट क्लास पहले अटेंड कर लीजिएगा, फिर उसके बाद आप सेकंड क्लास में आइएगा। आपको स्टेप बाय स्टेप, सिस्टम वाइज समझने में आसानी रहेगी। तो आज की जो क्लास हम करने जा रहे हैं ये ऑन्कोलॉजी की सेकंड क्लास है, और आज की क्लास में हम कवर करेंगे डिफरेंट डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स। ठीक है ना, ऐसे डायग्नोस्टिक टेस्ट, स्क्रीनिंग टेस्ट, ऐसी फाइंडिंग्स जिनके थ्रू अपन कंफर्म कर सकते हैं कि ह्यूमन बॉडी के अंदर डेवलप हो रहे ट्यूमर्स नॉन कैंसरस है, मतलब कि बिनाइन है, या फिर कैंसरस है, मतलब कि मैलिग्नेंट है ना। बेसिक सी बात है कि ह्यूमन बॉडी के अंदर डेवलप हो रहे कैंसर को आइडेंटिफाई करने के लिए अपन जिन लेबोरेटरी टेस्ट को परफॉर्म करते हैं उन्हें ही हम डायग्नोस्टिक टेस्ट के नाम से जानते हैं। कौन कौन से होते हैं? बहुत सारे टेस्ट होते हैं ऐसे जिनके थ्रू अपन ह्यूमन बॉडी के अंदर डेवलप हो रहे कैंसर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जैसे कि एमआरआई, सीटी स्कैन, मैमोग्राफी, ठीक है, बायोप्सी हो गया, और भी फर्दर कई टेस्ट होते हैं। वन बाय वन देखते हैं, डिटेल में समझते हैं कौन कौन से टेस्ट होते हैं, उनको किस तरीके से परफॉर्म किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं बायोप्सी के बारे में। बायोप्सी टेस्ट क्या होता है? किसी भी ह्यूमन बॉडी के अंदर अगर कोई ट्यूमर डेवलप हो रही है, मतलब किसी भी प्रकार की कोई गांठ बन रही है, ठीक है, अब वो ट्यूमर आपकी बिनाइन ट्यूमर है या फिर मैलिग्नेंट ट्यूमर है, मतलब कि कैंसर ट्यूमर है या नॉन कैंसरस ट्यूमर है, इस चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए हम बायोप्सी टेस्ट करवाते हैं। बायोप्सी टेस्ट में कैसे परफॉर्म किया जाता है? बायोप्सी टेस्ट में आपका एक लिविंग टिश्यू का सैंपल कलेक्ट किया जाता है, मतलब कि जो ट्यूमर बन रही है उसके अंदर से ए स्मॉल पीस ऑफ टिश्यू को रिमूव किया जाता है, और उस स्मॉल पीस ऑफ टिश्यू को आपको अंडर माइक्रोस्कोपिक स्टडी की जाती है, मतलब माइक्रोस्कोप के अंदर उसकी स्टडी की जाती है, और माइक्रोस्कोपिक स्टडी से पता लगाया जाता है कि जो ट्यूमर है आपके बॉडी में ह्यूमन बॉडी के अंदर जो ट्यूमर डेवलप हो रही है वो कैंसरस ट्यूमर है या फिर नॉन कैंसरस ट्यूमर है। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी बायोप्सी परफॉर्म की जाती है। देखिए क्या लिखा हुआ है, ए कैंसर में बी सस्पेक्टेड ऑफ वेरियस रीजंस बट ए डेफिनेटिव डायग्नोसिस ऑफ मोस्ट मैलिग्नेंसी मस्ट बी कंफर्म्ड बाय द हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन। नेक्स्ट पैराग्राफ में देखिएगा, इट मींस रिमूवल ऑफ ए स्मॉल पीस ऑफ लिविंग टिश्यू फ्रॉम द ऑर्गन ऑफ पार्ट ऑफ बॉडी फॉर माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन फॉर द डायग्नोस्टिक पर्पस ऑफ बिनाइन, मैलिग्नेंट एंड अदर ट्यूमर। ठीक है, एक स्मॉल पीस ऑफ टिश्यू आपने लिविंग टिश्यू का बॉडी से कलेक्ट किया, उसका माइक्रोस्कोपिक स्टडी करी, और उससे आप पता लगा सकते हैं कि जो ट्यूमर बन रही है बॉडी के अंदर वो बिनाइन टाइप की ट्यूमर है, मैलिग्नेंट टाइप की ट्यूमर है, या अदर टाइप की कोई ट्यूमर बॉडी के अंदर बन रही है। ठीक है, ये इमेज में आपको दिख रहा होगा, ये सैंपल कलेक्शन का इमेज है ना। इस तरीके से आप पर्टिकुलर एक बॉडी पार्ट से टिश्यू सैंपल कलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आप देख रही है, टाइप्स देखते हैं। बायोप्सी के टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं? बायोप्सी होती है आपकी एक्सिजनल बायोप्सी, इंसिजनल बायोप्सी, ट्रू कट बायोप्सी, और फोर्थ आपकी पंच बायोप्सी। 4 प्रकार की आपकी बायोप्सी होती है, 4 तरीके से बायोप्सी टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है ना। वन बाय वन समझते हैं इमेज के जरिए, चित्र के जरिए कि किस प्रकार से आपकी परफॉर्म की जाती है। सबसे पहले देखते हैं इंसिजनल बायोप्सी। इंसिजनल बायोप्सी में क्या है कि जो लीजन बना हुआ है, जो ट्यूमर डेवलप हो रही है ह्यूमन बॉडी के अंदर, उसी ट्यूमर के अंदर आपको क्या है, एक इंसिजन लगाना है, एक कट लगाना है, और उस ट्यूमर के अंदर से आपने सैंपल कलेक्ट किया लिविंग टिश्यू का, और वापस से उस ट्यूमर को, उस लीजन को आपने क्या किया, क्लोज कर दिया। तो इस प्रोसेस को आप इंसिजनल बायोप्सी के नाम से जानते हैं, है ना। पर्टिकुलरली ट्यूमर को के ऊपर एक इंसिजन लगाया, कट लगाया, उसके अंदर से सैंपल कलेक्शन किया, उसकी स्टडी करके आप एग्जामिन करके पता लगा लोगे किस प्रकार की ट्यूमर है, और उस ट्यूमर के ऊपर जो इंसिजन लगाया था उसको वापस से आपने क्लोज कर दिया, तो इसको बोलते हैं इंसिजनल बायोप्सी। नेक्स्ट देखते हैं एक्सिजनल बायोप्सी। तो एक्सिजनल बायोप्सी क्या होती है? इसके अंदर क्या किया जाता है कि जो आपका लीजन बना हुआ है ह्यूमन बॉडी के अंदर, जो ट्यूमर लाइक स्ट्रक्चर बनी हुई है, जो लीजन बना हुआ है, उसको कंप्लीटली
कट आउट कर लिया जाता है, मतलब उसको कंप्लीटली सर्जरी की परफॉर्म करके उसको कट करके बॉडी से बिल्कुल निकाल के बाहर कर लिया जाता है पूरे के पूरे ट्यूमर को, और फिर उसकी फर्दर स्टडीज की जाती है अंडर माइक्रोस्कोप, है ना, और उससे पता लगाया जाता है किस प्रकार की ये ट्यूमर है। तो इसको बोलते हैं अपन एक्सिजनल बायोप्सी। नेक्स्ट आती है आपकी ट्रू कट बायोप्सी। ट्रू कट बायोप्सी में क्या है कि जैसे आप इमेज देख रहे हैं, पीछे एक इंस्ट्रूमेंट होता है, एक निडल टाइप का, उसको डायरेक्टली इंसर्ट करवा दिया जाता है ट्यूमर के अंदर, है ना, जो ट्यूमर लाइक स्ट्रक्चर उसके अंदर ही डायरेक्ट इंसर्ट करा दिया जाता है, और अंदर इंसर्ट करवा के फिर अंदर से वापस उसको बाहर निकालते टाइम उसमें कुछ स्मॉल पीस ऑफ टिश्यूज आ जाते हैं ना, टिश्यू सैंपल आ जाता है, फिर उसकी आप फर्दर स्टडीज कर सकते हैं और उससे पता लगा सकते हैं कि किस प्रकार की ट्यूमर ह्यूमन बॉडी के अंदर डेवलप हो रही है। तो इसको अपन ट्रू कट बायोप्सी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आती है अपनी पंच बायोप्सी। पंच बायोप्सी में जिस प्रकार से आपको ये इंस्ट्रूमेंट दिखाया जा रहा है, इसको क्या है, उस लीजन के ऊपर रख के और पंच किया जाता है, लीजन के ऊपर रख के पंच किया जाता है। जैसे पंच किया जाता है तो उस फिक्स सर्कल के अंदर आ रहे उस लीजन को ये कट आउट करके अपने अंदर एस्पिरेट कर लेता है, मतलब अंदर कलेक्ट कर लेता है इस तरीके से ना उस सैंपल को, और इस तरीके से आपकी पंच बायोप्सी परफॉर्म की जाती है ना। तो बायोप्सी चार तरीके से हो गई आपकी। फर्स्ट हो गई आपकी एक्सिजनल बायोप्सी, जिसमें आपने ट्यूमर के ऊपर कट लगा के अंदर से सैंपल कलेक्ट कर लिया, वापस इसको क्लोज कर दिया। सेकंड हो गई आपकी इंसिजनल बायोप्सी, उसके अंदर आपने क्या किया कि पूरे जो लीजन था पूरे ट्यूमर को कट आउट करके बॉडी से बाहर निकाल लिया। नेक्स्ट आ गई आपकी ट्रू कट बायोप्सी, जिसके अंदर आपने निडल टाइप जो इंस्ट्रूमेंट है उसको इंसर्ट करवाया ट्यूमर के अंदर, और वापस से निकालते टाइम उसमें एस्पिरेट कर लिया कुछ स्मॉल पीस ऑफ टिश्यू, जिसका एग्जामिनेशन करके आपने पता लगा लिया किस प्रकार से होता है। और नेक्स्ट आ गई आपकी पंच बायोप्सी, जो आपने पंच करके पर्टिकुलरली रीजन एरिया को आपने कट आउट करके बॉडी से अलग करके बाहर निकाल लिया, और उसकी एग्जामिनेशंस करी, स्टडी करी अंडर माइक्रोस्कोप, और उससे पता लगाया किस प्रकार की ट्यूमर ह्यूमन बॉडी के अंदर डेवलप हो रही है। तो ये कुछ बायोप्सी के टाइप्स थे। अब देखते हैं कि पेशेंट प्रिपरेशन क्या करनी होती है आपको बायोप्सी परफॉर्म करने से पहले। पेशेंट को प्रिपेयर कैसे करते हैं। बिफोर प्रोसीजर एक्सप्लेन द प्रोसीजर, पहले पेशेंट को आपको प्रोसीजर को एक्सप्लेन करनी है। कलेक्ट ऑल प्रोपरेटिव रिपोर्ट, ब्लड ग्रुपिंग, कंप्लीट ब्लड काउंट, सीबीसी की रिपोर्ट करवानी है, शुगर करवानी है ना, क्लॉटिंग टाइम वगैरह देखना है पेशेंट का कितना है। उसके बाद में आपको पेशेंट से कंसेंट लेना है रिटर्न में, है ना, कि हम ये प्रोसीजर आपके साथ परफॉर्म करने जा रहे हैं, इसलिए आप पेशेंट से कंसेंट ले लेना है। कंसेंट लेने के बाद में उसके वाइटल साइंस को असेस करना है। वाइटल साइंस को असेस करने के बाद में रेडी द बायोप्सी सेट एंड असेस इफ नेसेसरी। बायोप्सी सेट को क्या आपने रेडी करना है और एक बार असेस करना है कि कंप्लीट आर्टिकल्स स्टेराइल तरीके से और मैनेजमेंट मतलब सिस्टम वाइज रखे हुए हैं या नहीं रखे हुए हैं। उसके बाद में ग्रोइंग द पेशेंट एंड पोजीशन मेंटेन। ग्रोइंग करना मतलब अगर पर्टिकुलरली जहां से आप सैंपल कलेक्शन करने जा रहे हो उस एरिया में अगर हेयर्स वगैरह है ना उगे हुए हैं तो उनको हटा दीजिए और उसकी साफ सफाई करके रेडी करना है उस पर्टिकुलर बॉडी पार्ट को, और पोजीशन प्रोवाइड करवानी है अकॉर्डिंग टू की डिपेंड करता है कि आप कहां से सैंपल कलेक्ट कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आपको पेशेंट को पोजीशन प्रोवाइड करवानी है। एक्सपोज द एरिया ऑफ बायोप्सी, है ना, बाकी बॉडी को कवर करके रखना है, उसी पर्टिकुलर पार्ट को एक्सपोज करके रखना है जहां से आप सैंपल कलेक्ट कर रहे हो। ये तो हो गए बिफोर प्रोसीजर, सैंपल कलेक्शन करने से पहले। आप सैंपल कलेक्शन करने के बाद में आफ्टर प्रोसीजर आपको किन चीजों का ध्यान रखना है। असेस द वाइटल साइंस, वाइटल साइंस का ध्यान रखना है। पेशेंट को पोजीशन इस प्रकार से प्रोवाइड करवानी है कि आपने जो सैंपल कलेक्शन किया है उस साइट पे प्रेशर ना पड़े, वहां पर पेन नहीं हो पेशेंट को। उसके अलावा लेबल द सैंपल करेक्टली, सैंपल के ऊपर आप लेबल लगा रहे हो उस लेबल को आपको पूरी सावधानी के साथ लगाना है ना, पेशेंट का नाम, एज, जेंडर, फादर नेम, आइडेंटिफिकेशन अच्छे से करके लेबल मार्क करना है आपको। उसके बाद में एक्सप्लेन अबाउट द मेडिकेशंस, फॉलो अप एंड रिपोर्ट्स, है ना, जो भी ड्रेसिंग रिमूव करवानी है, सुचर वगैरह आपने लगाए हैं, जो भी मेडिसिन पेशेंट की चल रही है उसके बारे में अच्छे से पेशेंट को क्या करना है, समझाना है। प्रॉपर डिस्पैच द सैंपल टू द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में सैंपल को सेंड करना है प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करके, प्रॉपर वेल तरीके से, है ना, किसी भी प्रकार के कोई इन्फेक्शन वगैरह का खतरा नहीं होना चाहिए। उसके बाद में रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग, है ना, जो भी आपके पास आए हैं वाइटल साइंस आए हैं, जो भी रिपोर्ट्स आई है उनको आपको रिकॉर्ड करना है ना, रिकॉर्ड में डालना है और मेंटेन करना है आपकी वैल्यूज को रजिस्टर के अंदर, ठीक है। तो ये हो गई आपकी बायोप्सी। हमने पढ़ लिया बायोप्सी क्या होती है, कैसे परफॉर्म की जाती है, कितने टाइप्स की होती है। नेक्स्ट देखते हैं अपन मेमोग्राम।
मैमोग्राम भी एक डायग्नोस्टिक टेस्ट है जिसको ह्यूमन बॉडी के अंदर डेवलप हो रहे कैंसर को आइडेंटिफाई करने के लिए परफॉर्म किया जाता है। मैमोग्राम के अंदर क्या किया जाता है? इट इज अ स्पेसिफिक और इमेजिनिंग दैट यूजेस लो डोज एक्सरे सिस्टम modalities without any effect or hazard. It used for the early detection diagnosis of the breast disease in women including symptomatic और asymptomatic disease। ठीक है, ब्रेस्ट मैमोग्राम क्या होता है? मैमोग्राम आपका एक एक्सरे डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है जिसके अंदर लो डोज ऑफ एक्सरे बीम यूज की जाती है ना, और उसके अंदर क्या है कि ब्रेस्ट से रिलेटेड जो डिजीज वगैरह है या फिर जो ट्यूमर वगैरह डेवलप हो रही है, कैंसर से नॉन कैंसर से जो भी है, उस चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए अपन को मैमोग्राम टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। जैसे कि आपको इमेज में दिख रहा होगा, कुछ इस प्रकार से दो प्लास्टिक सीट होती है, उनके बीच में ब्रीस्ट को रखा जाता है और कंप्रेस किया जाता है। दो प्लास्टिक सीट है, इसके अंदर ब्रीस्ट मतलब ब्रीस्ट को रखा जाता है और उसको कंप्रेस किया जाता है। कंप्रेस करने के बाद में जब वो थोड़ा कंप्रेस हो जाता है तो फ्लैट पोजीशन में आ जाता है। फ्लैट पोजीशन में आने के बाद में उसकी एक्सरे इमेज खींची जाती है। एक्सरे इमेज खींची जाती है तो एक्सरे में फिर क्लियरली विजिबल हो जाता है कि ब्रीस्ट के अंदर किसी प्रकार की कोई ट्यूमर वगैरह तो डेवलप नहीं हो रही है। ठीक है, तो दो तरीके, ये आपका स्क्रीनिंग मैमोग्राफी कह सकते हैं इसको, या फिर डायग्नोस्टिक मैमोग्राफी कह सकते हैं इस चीज को। जैसे कि आपको इमेज में दिख रहा है, कुछ इस प्रकार से इसको परफॉर्म किया जाता है। अब मैमोग्राफी परफॉर्म करने के लिए क्या क्या क्राइटेरियाज होते हैं वो देख लेते हैं ना। वुमन ऑफ 40 ईयर, जिस लेडीज की एज 40 साल से ज्यादा है या फिर जिसमें मेनोपॉज हो चुका है, मतलब कि जिसके मेंस्ट्रुअल साइकिल्स नहीं आती है, ऐसी लेडीज में आप इसको परफॉर्म कर सकते हैं। किसी की अगर ब्रेस्ट डिजीज की फैमिली हिस्ट्री है, पहले फैमिली में किसी को ब्रेस्ट रिलेटेड डिजीज रह चुकी है, तो उसके लिए आप परफॉर्म कर सकते हैं। अगर किसी लेडीज ने हार्मोनल थेरेपी रिसीव करी तो उसको लिए कर सकते हैं। अगर किसी लेडीज के ब्रेस्ट में पाल्पेबल लंप आ रहा है, मतलब आपको फील हो रहा है कि यहाँ पर ट्यूमर या लंप टाइप की कुछ चीज फॉर्मेशन हो रही है, तो आप इस टेस्ट को परफॉर्म करवा सकते हैं। उसके अलावा अगर कोई लेडीज ऐसी है जो फ्रीक्वेंटली केमिकल या रेडिएशन से एक्सपोज होती रहती है टाइमली, तो उसके लिए आप इस टेस्ट को परफॉर्म करवा सकते हैं। या फिर किसी लेडीज ने कॉस्मेटिक सर्जरी करवाई हुई है पहले, तो उस लेडीज के लिए आप इसको परफॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी लेडीज के अंदर ऑब्वियस लंप विद फैमिली हिस्ट्री है, मतलब फैमिली में पहले भी किसी को लंप रह चुका है, ब्रेस्ट कैंसर वगैरह की हिस्ट्री है, या फिर जो लेडीज है उसके भी लंप फॉर्मेशन हो रहा है ब्रेस्ट के अंदर, ऐसी सिचुएशन में आप करवा सकते हैं। इसके अलावा कुछ ब्रेस्ट कैंसर के साइन एंड सिम्टम्स अगर सो रहे हैं तो उस सिचुएशन में आप करवा सकते हैं, है ना। मैमोग्राफी क्या कर सकते हैं, डॉक्टर रिकमेंड कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा एक्सिलरी एरिया में या फिर क्लेविकल वाला एरिया में, क्लेविकल वाला एरिया ये होता है, फिर एक्सिलरी एरिया ये होता है, इसके अंदर किसी प्रकार का लंप अगर आपको फील हो रहा है तो उस सिचुएशन में भी आप मैमोग्राफ टेस्ट परफॉर्म करवाने के लिए एडवाइस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका मैमोग्राफी टेस्ट। उसके बाद में देखते हैं अपन पेप स्मीयर टेस्ट। पेप स्मीयर टेस्ट क्या होता है? देखिए, पेप स्मीयर टेस्ट इज द टेस्ट ऑफ सैंपल ऑफ सेल्स टेकन फ्रॉम द वुमन्स सर्विक्स और वजाइना। The test is done to look for the change in cell cervix और vagina। ये क्या है कि पेप स्मीयर टेस्ट आपकी सर्विक्स और वेजाइना से रिलेटेड डायग्नोस्टिक प्रोसीजर है। वहां से कुछ सेल्स का आपको क्या है कि एग्जामिनेशन करना पड़ता है, ये पता लगाने के लिए कि वहां की सेल्स में किसी प्रकार का कोई चेंजेस तो नहीं आ रहा है, कि मतलब अबनॉर्मल ग्रोथ वगैरह तो नहीं हो रही है ना, या किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन वगैरह तो प्रेजेंट नहीं है। तो इस सिचुएशन में आपको पेप स्मीयर टेस्ट करवाना पड़ता है। The purpose of this test is detect early cancer of cervix and identify conditions such as infection or inflammation of cancer, है ना। आप वहां से पर्टिकुलरली पेप स्मीयर टेस्ट परफॉर्म करोगे, वहां से एक सैंपल कलेक्ट करोगे वेजाइना मतलब योनि से और सर्विक्स से, तो वहां से की सेल्स का आपको क्या है सैंपल कलेक्शन करना है, फिर उनकी स्टडीज करनी है कि उस सेल में किसी प्रकार का कोई चेंजेस तो नहीं आ रहा है, किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन तो नहीं है जो आगे जाके कैंसर को लीड कर सकता है। तो इस प्रकार आपको इमेज में दिख रहा होगा, कुछ इस प्रकार से आपको सैंपल कलेक्ट करना है और उसकी फिर फर्दर स्टडीज करनी होती है। तो इसको बोलते हैं अपन पेप स्मीयर टेस्ट। अब पेप स्मीयर टेस्ट को परफॉर्म करने से पहले आपको किन किन चीजों की सावधानी बरतनी है? देखो, नर्स शुड एडवाइज पेशेंट टू मेक एन अपॉइंटमेंट अदर देन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। मतलब ये है कि आपको लेडीज को समझाना है कि उसकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल आ रही है ना, उसके अलावा जो दिन डेज हैं उस टाइम पे उसको क्या है डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेनी है। उस टाइम पे नहीं आना है कि उस टाइम पे उसके मेंसेस आ रहे हैं और उसी टाइम पे वो टेस्ट करवाने आ जाए पेप स्मीयर, ऐसा नहीं होता है।
उन दिनों के अलावा जो एक्स्ट्रा डेज है उनमें इस टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट देखो, अवॉइड इंटरकोर्स फॉर 2 डेज। टेस्ट आपको बताना है कि इस तारीख को आपका टेस्ट परफॉर्म करवाना है ना, तो इस तारीख से 2 दिन पहले से आपको किसी भी प्रकार की सेक्सुअल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं होना है, किसी के साथ किसी प्रकार का कोई यौन संबंध नहीं बनाना है, ठीक है। उसके बाद में रिफ्रेन फ्रॉम डचिंग फॉर 1 डे, ठीक है। मतलब ये है कि रिफ्रेन और डचिंग का मतलब ये होता है कि वॉश करना, कि वेजाइना और सर्विक्स को आपको बिफोर 1 डे, एक दिन पहले आपको क्या करना है, नॉर्मल रनिंग वाटर से वॉश करना है ना। केस द यूज ऑफ वेजाइनल मेडिकेशंस फॉर एटलीस्ट 48 आवर्स, है ना, उसको समझाना है कि कौन सी मेडिकेशंस को आपको 48 आवर बिफोर, मतलब 48 घंटे पहले आपको वेजाइनल मेडिकेशंस का कुछ का यूज करना होता है, कौन कौन सी मेडिकेशंस यूज करनी होती है वो आपको उसको समझाना है, ठीक है। प्री प्रोसीजर आपको किन चीजों का ध्यान रखना है, इन्फॉर्म एंड एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू द पेशेंट। पेशेंट को आपको इन्फॉर्म करना है और एक्सप्लेन करना है पूरी प्रोसीजर की, पेप स्मीयर टेस्ट हम परफॉर्म करने जा रहे हैं, आपके प्राइवेट पार्ट से यहाँ से सैंपल कलेक्शन किया जाएगा ना। उसके बाद में एडवाइस पेशेंट टू वॉइड मतलब मिक्चुरेशन, मतलब टॉयलेट के लिए जाने, यूरिन पास आउट करके आने के लिए आपको एडवाइस करना है पेशेंट को कि जब भी टेस्ट परफॉर्म करेंगे उससे पहले आपको क्या करना है, यूरिन पास आउट करने के लिए जाना है। प्रोवाइड प्राइवेसी, है ना, प्राइवेसी प्रोवाइड करवानी है, मतलब पेशेंट को आपको ये है कि कर्टेन वगैरह लगा के, और फीमेल पेशेंट है तो फीमेल स्टाफ वगैरह अरेंज करके, और उस प्राइवेसी के साथ में इसको आपको टेस्ट को परफॉर्म करवाना होता है। उसके अलावा असिस्ट पेशेंट टू बी एन लिथोटोमी पोजीशन टू हर ऑन एग्जामिन टेबल। पेशेंट को जब आप एग्जामिन टेबल पे लिटाओगे तो उसको लिथोटोमी पोजीशन प्रोवाइड करवानी, मतलब कि आपके जो दोनों लेग्स है वो ऊपर उठे हुए और आपके नीज ऐसे बेंड हुए होते हैं ना, इसको अपन लिथोटोमी पोजीशन कहते हैं। तो ये पोजीशन आपको पेशेंट को प्रोवाइड करवानी है। ड्रैप पेशेंट परमिट मिनिमल एक्सपोजर, है ना, जितना हो सके उतना कम एरिया को क्या है आपको एक्सपोज करके रखना है पेशेंट के को, बाकी पूरी बॉडी को आपको अच्छे से कवर करके रखना होता है। पोस्ट प्रोसीजर परफॉर्म करने के बाद आपको किन चीजों को ध्यान रखना है, ऑब्जर्व फॉर एनी काइंड ऑफ डिस्चार्ज थ्रू वेजाइना। आपको देखना है कि वेजाइना जो है वुमन की जो योनि है वहां से किसी प्रकार का कोई वेजाइनल डिस्चार्ज तो नहीं आ रहा है। उसके अलावा पेरिनियल केयर नीडेड, है ना, वहां की आपको साफ सफाई पेरिनियल एरिया की करनी है। उसके अलावा कंफर्टेबल पोजीशन पेशेंट को प्रोवाइड करवानी है, डॉक्यूमेंटेशन करना है जो भी आपने प्रोसीजर परफॉर्म किया है उसको, और प्रॉपर डिस्पैच ऑफ सैंपल को अच्छे तरीके से डिस्पैच करना है लेबोरेटरी के लिए, ठीक है। तो ये हो गया कि आपका पेप स्मीयर टेस्ट। नेक्स्ट टेस्ट अपन देखते हैं VIA, विजुअल इन्फेक्शन विद एक्टिक एसिड। मैं समझाता हूं क्या होता है। इसमें क्या होता है कि नेक्ड आई इन्फेक्शन है, ये आपको अपनी आंखों से देख के ऑब्जर्व करने वाला ये टेस्ट होता है। इसके अंदर क्या होता है कि आपके सर्विक्स के अंदर आपको एक्टिक एसिड 3 to 5% एक्टिक एसिड अप्लाई करना होता है, और एक्टिक एसिड अप्लाई करने के बाद में क्या होता है कि वहां के जो प्रोटीन वगैरह होती है उनके साथ कोगुलेशन होकर सरफेस एपिथेलियम जो सरफेस होती है सर्विक्स की, उसके ऊपर ये अगर वहां किसी प्रकार की एबनॉर्मल सेल डेवलपमेंट या इन्फेक्शन इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट है तो व्हाइट कलर का आपको क्या देगा, अपीयरेंस दिखाई देगा। सर्विक्स के अंदर आपको 3 से 5% एक्टिक एसिड अप्लाई करना है, और जब आप उसको एग्जामिन करोगे अपनी आंखों से ऑब्जर्व करोगे तो आपको दिखाई देगा कि वहां पर व्हाइट कलर का कुछ डिस्कस टाइप का कुछ बन चुका है। तो अगर ऐसी सिचुएशंस आ रही है तो आप समझ जाएंगे कि वहां पर कुछ अबनॉर्मल सेल्स डेवलप हो रही है या फिर किसी प्रकार का इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन हो सकता है। तो इस तरीके से आप VIA, विजुअल इन्फेक्शन विद एक्टिक एसिड टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। इसके ये इमेज में दिख रहा होगा आपको, जैसे कि इमेज में आपको एक व्हाइट कलर का हल्का सा अपीयरेंस आ रहा है सर्विक्स की वॉल के ऊपर, तो इस प्रकार का अपीयरेंस इसमें आता है। इसके अलावा नेक्स्ट टेस्ट आपका विली, VILI, विली, विजुअल इन्फेक्शन विद ल्यूगोसाइडिन, है ना। इसमें भी सेम वही सिचुएशन है कि आपको एक्टिक एसिड की जगह क्या यूज करना है, ल्यूगोलाइडिन यूज करना है, उसको अप्लाई करना है सर्विक्स की वॉल पर, और सर्विक्स की वॉल पर आप जब उसको अप्लाई करोगे तो वहां पर कलर में चेंजेस आएगा, उस कलर में चेंजेस आएगा उसको आपको आइडेंटिफाई करना है, और इस तरीके से आप इस टेस्ट को परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका विली। इसके अलावा आप न्यूक्लियर इमेजिंग कर सकते हैं, न्यूक्लियर इमेजिंग के साथ में आप CT स्कैन और MRI वगैरह करवा सकते हैं, उस चीज से आप इस चीज का पता लगा सकते हैं कि पेशेंट की बॉडी में किसी प्रकार की एबनॉर्मल सेल डेवलप हो रही है या नहीं हो रही है, जो ट्यूमर बनी है वो मैलिग्नेंट है या फिर बिनाइन है ना। और उसके अलावा
किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन तो वहां पर प्रेजेंट नहीं है। तो ये थे कुछ आज के डायग्नोस्टिक टेस्ट जिनको परफॉर्म करके आप ह्यूमन बॉडी के अंदर डेवलप हो रहे कैंसर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अर्ली आइडेंटिफिकेशन जितना करोगे उतना ही अर्ली ट्रीटमेंट स्टार्ट कर पाओगे, उतना ही जल्दी पेशेंट रिकवर कर पाता है सिचुएशन से। तो क्लास थोड़ी ज्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए आज का सेशन यही एंड करते हैं। नेक्स्ट पार्ट हम लास्ट पार्ट डिस्कस करेंगे ऑन्कोलॉजी टॉपिक का, जिसमें अपन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर के बारे में जानेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जल्द मुलाकात होगी किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।